कृषि के प्रकार को देखने के बाद अब एक हम लोग टॉपिक और देखते हैं। आज का जो टॉपिक है इसी कृषि चैप्टर में कृषि वानिकी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इस समय चर्चा का विषय बना रहता है और इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये कृषि वानिकी कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम लोग वानिकी समझ लेते हैं कि वानिकी किसे कहते हैं। तो वानिकी से पहले वन शब्द आता है। वन किसे कहते हैं? वन या जंगल। तो वन जो है किसी भी भूभाग में जब बड़ी मात्रा में जिसमें वृक्षों का घनत्व ज़्यादा रहता है अपेक्षाकृत बाकी जगहों से, तो उसे हम वन या जंगल कहते हैं। लेकिन जब हम वानिकी शब्द कहते हैं तो वानिकी में जो है वनों के प्रबंधन के विज्ञान को हम वानिकी कहते हैं। अब वनों के प्रबंधन के विज्ञान को वानिकी कहते हैं, तो वनों के प्रबंधन का विज्ञान होता क्या है? इसमें वन में कौन कौन से वृक्ष लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कहाँ कितनी मात्रा में लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, तो इन सब का जो हम सम्मिलित अध्ययन करते हैं वो वानिकी के अंतर्गत करते हैं। अब ये जो कृषि वानिकी शब्द है, कृषि वानिकी में कृषि के साथ साथ इसमें हम वृक्षों को भी लगाते हैं और साथ साथ में पशुधन का भी प्रयोग, पशुपालन भी करते हैं। तो जब इन सब का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कृषि वानिकी। एक सामान्य सी परिभाषा है कि कृषि वानिकी में परस्पर लाभकारी पेड़ों, जो भी हमारे लाभदायक वृक्ष होते हैं, जैसे जिनसे हम ईंधन के लिए लकड़ियां प्राप्त करते हैं, या फलदायी वृक्ष होते हैं, तो कृषि वानिकी में परस्पर लाभकारी पेड़ों, फसलों और जानवरों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से एकीकृत किया जाता है। मतलब इसमें जानवरों को भी, फसलों को भी और कृषि को भी, तीनों को मिलाकर हम जो है जो शब्द बना है, तीनों का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए कृषि वानिकी शब्द बना है। अब इसमें कृषि और वानिकी का ये मिश्रण होता है। इसमें कृषि और वानिकी ये दोनों शब्दों को, जब दोनों कार्यों को हम मिला देते हैं तो इस तरह किया गया कार्य जो होता है उसे हम कृषि वानिकी कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसे समझाने के लिए। जैसे कोई किसान है, वो सब्जियों की खेती कर रहा है, तो सब्जियों की खेती कर रहा है तो स्वाभाविक है उन सब्जियों में जो जब सब्जियों वो काट लेता है और काटने के बाद उन सब्जियों को अच्छी सब्जियों को अलग कर लेता है और जो उसके छोटे अंश होते हैं उनसे उनको मुर्गियां उसमें जाकर जो है उसको खाती हैं, या जो सब्जियां बेकार रहती हैं उन सब्जियों को सुअर खाते हैं। तो इस प्रकार से जो मुर्गियां उसको खाती हैं और फसलों के बचे हुए अंश को, और उनसे जो मुर्गी ब्रीड करती है, अगर वो एक तालाब में मछली पाला हुआ है और वो ब्रीड अगर उस मछली में उस तालाब में डालते हैं तो स्वाभाविक है मुर्गियां उस फल सब्जियों से अपना आहार ले रही हैं, और जो मुर्गी ब्रीड करती है वो तालाब में डालते हैं तो मछलियां उसको खाती हैं, और जो सब्जियों के सड़े गले अंश बचे रह जाते हैं उनको सुअर खाता है। तो देखा जाए तो सुअर पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन और साथ में सब्जी का पालन, ये सब्जी खेती करना या सब्जियों की खेती, इन सब को अगर हम मिला देते हैं तो इसे ही जो है हम कृषि वानिकी कह देते हैं। बहुत आसान शब्दों में समझने के लिए पर्याप्त है। लगभग हर कोई जो है आजकल अपने गांव से लगा रहता है, खेती बाड़ी करता है, तो ये आसान एक शब्दों में समझने का एक तरीका था। तो इसे कृषि वानिकी क्या है? तो कृषि वानिकी में जो है कृषि और वानिकी मतलब जिसमें हम कृषि भी करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, फसलों को भी बोते हैं और साथ में जानवरों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से हम काम करते हैं, तो इसे ही कृषि वानिकी कहते हैं। इससे हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो जब कृषि वानिकी हम करते हैं तो सबसे पहले इससे विविधतापूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम जो है एक जैव विविधता देखने को मिलती है। साथ ही से कहते हैं ये काफ़ी लाभकारी होते हैं। वैसे कहाँ किसान केवल खेती कर रहा था तो खेती से जो लाभ मिलता, लेकिन अब वो पशुपालन भी कर रहा है, पशुपालन के साथ ही वो फलदार वृक्ष लगा रहा है, तो वहाँ से भी उसकी अर्निंग हो रही है, तो आय का एक बढ़िया स्रोत रहता है। स्वस्थ और टिकाऊ भूमि उपयोग होता है, क्योंकि जब वो जानवरों को पालेगा तो उसके जो गोबर वगैरह होते हैं उनसे वो जैविक खाद बनाएगा। तो इस प्रकार से जो रासायनिक खाद पर निर्भरता हमारी कम होती है और वो जैविक खाद का प्रयोग वो अपने खेतों में करता है। तो जब रासायनिक खाद नहीं खरीदता है तो कृषि लागत भी इस तरह से हमारी कम होती है। फलदायी वृक्षों से उसकी अर्निंग बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उसका आय बढ़ने के साथ साथ उस भूमि को भी हम क्या करते हैं? टिकाऊ और उपयोगी जिसे कहते हैं भू उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो ये सारा काम किसमें हम करते हैं? कृषि वानिकी में करते हैं। इसमें ईंधन देने वाले, ईंधन के लिए लकड़ियां देने वाले जो वृक्ष होते हैं और जो फल देने वाले वृक्ष होते हैं, इसमें इसको तवज्जो देते हैं। क्योंकि अब ईंधन से क्या तात्पर्य है? क्योंकि अब तो लकड़ी जलाने की वजह से मनाही की जाती है पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, लेकिन होता क्या है गाँव में अभी भी
जो जानवर गोबर वगैरह करते हैं उनके जो उपले कंडे बनते हैं, तो उपले या कंडे को लोग जलाकर ईंधन की पूर्ति करते हैं। लेकिन जब आपके ऐसे वृक्ष जो जलावन लकड़ी के रूप में जिनका हम उपयोग करते हैं उनको हम लाएंगे, तो जो हमारे गोबर बचेंगे उनसे हम जैविक खाद बना लेंगे, और जब हमारे वो खाद बन जाएंगे तो उनका हम खेतों में प्रयोग करेंगे, तो कृषि की लागत हमारी कम हो जाएगी। और फल देने वाले जो वृक्ष होते हैं अगर उनसे लगाते हैं तो किसान की एक एक्स्ट्रा इनकम बढ़ती है। तो इस प्रकार से इसमें ईंधन देने वाले, ईंधन के लकड़ियाँ देने वाले और फल देने वाले दोनों वृक्षों को हम यहाँ पर लगाते हैं। साथ में ऐसा भी वृक्ष हो जाते हैं जिनसे टिम्बर उद्योग को बढ़ावा मिलता है या टिम्बर के सामान बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष जैसे बबूल हो गया, शीशम हो गया, बांस हो गया, सहतूत हो गया, आम हो गया, इमली हो गया, तो इनका प्रयोग करके जो है वो छोटे छोटे आय से अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसीलिए इन वृक्षों को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है। इस खेती में पेड़ पौधों को पशुधन से जोड़ा जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो पशुधन होते हैं उनको जोड़ते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और पशुधन और खेती ये अलग अलग तो नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं या एक दूसरे के ये पूरक हैं। इसीलिए इनको एक साथ काम करना ही क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। अब इससे हमारे लाभ क्या हो सकते हैं कृषि वानिकी से? सबसे पहले जैव विविधता को, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में ये काफ़ी मदद करते हैं। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जैव विविधता। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या के बड़ी संख्या में रहते हैं लोग, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता में जो है वहाँ पे वृक्ष की प्रजातियाँ कई सारी रहती हैं, जानवरों की भी कई सारी प्रजातियाँ रहती हैं, खेती बाड़ी भी इस तरह से। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग प्रजातियों की संख्या, एक ही जीव की संख्या नहीं ज़्यादा, प्रजातियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। जब प्रजातियों की संख्या किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये जैव विविधता। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। जब वृक्षों को हम लगाते हैं तो वृक्ष हमेशा वायुमंडल की नमी को बनाए रखते हैं, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी कम होती है और पर्यावरण के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। इसमें मिट्टी की समृद्धि बनाए रखते हैं, क्योंकि जब हम खेती करते हैं या हम जब वृक्ष बोते हैं तो खेती और वृक्ष के दौरान उनकी पत्तियां डंठल जमीन में गिरते हैं, इससे भूमि में ह्यूमस या जीवांश की मात्रा बढ़ती है, तो इससे उर्वरता बढ़ती है। तो इस प्रकार से भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखते हैं। जब वृक्ष और वनस्पतियों से आच्छादित क्षेत्र रहता है तो वो भूमि के अंदर नमी को ही बनाए रखते हैं। तो जल धारण जो वाटर लेवल है उस वाटर लेवल को बनाए रखने में ये कृषि वानिकी काफ़ी सहायक होते हैं। साथ ही में कृषकों की लागत कम हो जाती है, क्योंकि जब वो जैसे खेती करते हैं सब्जियों की, तो सब्जियों की खेती के ही जो बाई प्रोडक्ट रहते हैं उनको मुर्गियां खाती हैं, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, और जो मुर्गियां हैं उनके मीट को मछलियां खाती हैं, तो उनको अतिरिक्त भोजन उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साथ में जो उनके बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको वो खेतों में डालते हैं, तो खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, तो कृषि लागत हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी सहायक होता है। साथ ही जब किसान ये सारे काम करते हैं तो एक किसान को देख के दूसरे किसान को तीसरा किसान, तो किसानों में आपस में बातचीत होती है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो ज्ञान के साझेदारी के द्वारा एक सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। और जब सामुदायिक सशक्तिकरण से तो क्या होता है, पूरा गांव ही अपने आप में एक डेवलपमेंट वहां देखने को मिलता है। और इसके साथ ही भुखमरी और गरीबी को भी कम करने में सहायता मिलती है, क्योंकि वही किसान सबसे पहले क्या कर रहा था, केवल वो खेती कर रहा था, पारंपरिक खेती। तो पारंपरिक खेती से केवल उसकी अर्निंग हो रही थी, लेकिन क्योंकि अब पशुधन भी हो गया है, अब उसके पास वो वृक्षों को भी लगाने लगा है, फलदायी वृक्षों को, अब वो फल भी बेचता है। अब वो जो है पशुधन से जो बाई प्रोडक्ट होते हैं जैसे डेयरी उद्योग वगैरह, अब उसमें दूध दही मक्खन वगैरह हो गए, तो इनको भी वो बेचता है, तो अब किसान की आय इससे बढ़ जाती है। तो भुखमरी जो रहती है या गरीबी जो रहती है, दोनों हमारी कम, भुखमरी भी मिटती है और गरीबी जो रहती है वो भी कम होती है, क्योंकि इसके आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ये काम करते हैं तो उन क्षेत्रों में हम डेयरी उद्योग, मांस उद्योग, मछली उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, टिम्बर के सामान जो बनाते हैं, मुर्गी पालन, इस प्रकार के उद्योग वहाँ तेजी से पनप जाते हैं इस कार्य को करने से। तो इस प्रकार से ये जो कृषि वानिकी है ये काफ़ी हमारे लिए लाभदायक रहता है। अब कृषि वानिकी की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, कौन कौन से सिस्टम से द्वारा हम कृषि वानिकी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फसलों को लगाने के साथ साथ हम वृक्षों को भी लगाते हैं। जैसे खेत में आपने जो भी फसल बोया है तो उनके जो मेड़ होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो किनारे किनारे के मेड़ों पर लगाकर, तो इस प्रकार कृषि भी होती है साथ में, और वृक्ष भी हम लगाते हैं। तो कृषि और खेती और वृक्ष दोनों एक साथ पनपते हैं। तो एक लाभ तो ये रहता है, जब हम कहीं वृक्षों को लगाते हैं किसी भूमि पर, तो वृक्षों के बीच में हम चारागाह का विकास कर सकते हैं।
अब जब वो जो पशु वो पालते हैं, अब उन पशुओं के लिए चारा खरीदना नहीं पड़ेगा। उन्हीं वनों में जो बीच में हमने चारागाह का विकास कर दिया है, बीच बीच में वृक्षों के बीच बीच जो खाली स्थान होते हैं, तो उनसे जो है उनका चारे की समस्या का समाधान हो जाता है। फिर लघु वनोत्पाद में क्या होता है, किसान कोई बहुत बड़े पैमाने पर तो जंगल लगा नहीं पाएगा, वन तो लगा नहीं पाएगा, तो ऐसे में कुछ वो ऐसे जो है सीमित भूमि में जो भी उसके पास 1 आध हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जो मतलब होती है भूमि, उस भूमि में वो ऐसे पौधे बोएगा जहाँ पे वनोत्पाद, वन से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद होते हैं, जैसे आपके महुआ हो गए, लाख हो गए, रबड़ हो गए, इस प्रकार के पौधे अगर वो बोता है तो कहीं ना कहीं उससे भी उसके आय में बढ़ोतरी होती है। साथ में वो फलदार वृक्ष और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न फसलें, जब विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें बोता है और बीच बीच में फलदार वृक्ष भी बोता है, जैसे आपका केला हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, जब इस प्रकार के वो वृक्ष बोता है तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं उससे भी उसकी आय में वृद्धि होती है और क्या नाम है सब्जियों को बोने के साथ साथ वो क्या करता है, वृक्षों को भी उगाता है। तो इस प्रकार, लेकिन हाँ, इस काम में एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, जब वो वृक्षों को भी बोता है, फसलों को भी बोता है, तो अलग अलग फसलों या वृक्षों को अलग अलग खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उनके बीच सामंजस्य बैठाना, किस मात्रा में उर्वरक को डालना, ये फर्टिलाइजर को डालना, ये बहुत अहम बात होती है। तो इस विषय पर इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान को इसमें सजग रहना पड़ता है कि हाँ, वृक्षों की चीज़ की आवश्यकता है, फसलों की किस खनिज तत्व की आवश्यकता है, तो उसी रेशियो में वो क्या करता है, खाद्य पदार्थ को, खादों को डालता है। बाद में उद्यान पद्धति में क्या है, पहले हम वन लगाते हैं और पहले वन लगाने के बाद फिर उसमें जो भूमि में छोटे छोटे फलदार वृक्ष लगा देते हैं। तो इसमें क्या आता है, पहले हमने वन को लगाया, तो वन लगाने में कुछ फलदार वृक्ष बीच बीच में लगाते हैं, और फलदार वृक्ष जैसे पपीता, केला, नींबू इत्यादि हम लगाते हैं। तो इसमें भी इसे उद्यान पद्धति कहते हैं, जिसमें वन पौधे तो लगाते ही हैं, लेकिन बीच बीच में उपलब्ध भूमि पर फलदार वृक्षों को भी लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे भी एक जो है उसको वृक्ष की जो है जैसे जलावन लकड़ी के रूप में उसका भी जो है उपयोग करता है, और साथ में फलदार वृक्ष का भी उपयोग करता है। तो इस प्रकार से दो ओर से उसकी पूर्ति होती रहती है। साथ में एक जल वानिकी जिसे एक्वा फॉरेस्ट्री कहते हैं। एक्वा फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जैसे कोई तालाब है, अब उस तालाब के चारों ओर हम क्या करते हैं, वृक्ष लगा देते हैं। तो जो उस वृक्ष की पत्तियां होती हैं या जो उस वृक्ष के फल होते हैं, डंठल होती है इत्यादि, टूट टूट के जो उस तालाब में गिरते हैं, तो उस तालाब के जो जीव होते हैं, मछलियां या अन्य जीव जो जलीय जीव होते हैं, वो उसको खाते हैं, तो उससे उनका भी डेवलपमेंट होता है, मतलब उनके शरीर का आकार बढ़ता है। तो स्वाभाविक है, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियाँ हो जाती हैं, तो भार में वृद्धि होने से कहीं ना कहीं उनकी आय भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मछली पालन में काफ़ी सहायक होते हैं। हालांकि सरकार ने भी इस ओर का काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दिया है। अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात तो झांसी में उसने क्या किया है कि इसी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो झांसी में है उसको स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने भी जितनी भी वन नीतियां बनी हैं, उन वन नीतियों में, चाहे वो वन नीति 1952 है, 1988 है, सन 2000 है, और इसके साथ ही राष्ट्रीय आवास मिशन 2002 लाया गया, राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 लाई गई, इन सब में जो है कृषि वानिकी को महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से जो कृषि वानिकी है ये किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वो उससे उसकी कई समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाता है, पर्यावरण के लिए भी इको फ्रेंडली है, और उसकी आय में भी इससे बढ़ोतरी होती है। तो ये सारी विषय कृषि वानिकी में आप देख सकते हैं।